देखिए शुरू करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता अपना 46 45 तक पढ़ दिया था, उसके बाद 46 से पढ़ेंगे आज गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सेक्शन 46 जो है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में इसमें बताया गया है। इसका पहला क्लॉज देखेंगे अपन के पहला क्लॉज जो है क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा और परिरुद्ध करेगा जब तक अपने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है या अन्य व्यक्ति हो सकता है। गिरफ्तारी कौन कर सकता है? पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के शरीर को क्या करेगा? वस्तुतः छुएगा। ये भी याद रखना है आपको। क्या करेगा? उसके शरीर को। गिरफ्तारी करना स्वाभाविक सी बात है, शरीर को छूना पड़ेगा, है ना। तो शरीर को छुएगा और क्या करेगा? और उसे परिरुद्ध करेगा। परिरुद्ध मतलब गिरफ्तार करेगा, उसे पकड़ेगा। छू करके क्या करेगा? परिरुद्ध करेगा जब तक कि वह अपने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दे। समर्पित ना कर दे, ये भी चीज याद रखना। मतलब अगर कोई व्यक्ति, पुलिस वाला गिरफ्तार करने जाता है किसी व्यक्ति को और वो खुद चलने के लिए तैयार है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसे परिरुद्ध करने की जरूरत नहीं है। फिर वो खुद ही कर देता है और कहता है कि ठीक है चलने को तैयार है, तो फिर उसको सीधे सीधे ले जाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति आनाकानी करता है तो पुलिस अधिकारी क्या करता है? उसके शरीर को छूता है। और आगे बल प्रयोग भी है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उसके शरीर को छुएगा। तो कैसे की जाती है गिरफ्तारी? शरीर को छू करके की जाती है, परिरुद्ध किया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। गिरफ्तारी कोई खास नहीं, सीधी सीधी बातें हैं इसमें। क्या करेगा? उसके शरीर को छुएगा जब तक कि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं समर्पित ना कर दे, है ना। अगर कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है। परंतु लिखा है इसमें, परंतु भी है इसमें। परंतु क्या कहता है? परंतु कहता है कि जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक की परिस्थितियां प्रतिकूल उपदर्शित ना करें। एक चीज और लिखा है कि जब तक की परिस्थितियां प्रतिकूल उपदर्शित ना करें, यानी प्रतिकूल कोई परिस्थितियां ना हो, जब तक उपदर्शित ना करें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण की उपधारणा की जाएगी। जब तक की परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा ना करें या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं करेगा। तो ये कह रहा है स्त्रियों के मामले में की बात है कि अगर कोई स्त्रियों की गिरफ्तारी है तो पहले तो आपको याद रखना है कि स्त्रियों की जो गिरफ्तारी होगी किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी स्त्री के द्वारा ही की जाएगी। दूसरा ये कह रहा है कि जब तक की प्रतिकूल परिस्थितियां ना हो। इसका क्या मतलब है कि अगर पुलिस अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति भी जाता है उसकी गिरफ्तारी करने और वो उसको गिरफ्तार करता है और महिला उसके संग जाने के लिए तैयार है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसके शरीर को नहीं छुएगा। बस कोई भी पुलिस अधिकारी जो पुरुष है वो उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा, है ना। जब तक कि तत्प्रति उसमें लिखा है प्रतिकूल परिस्थितियां ना हो, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति ये शब्द भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि भैया कोई महिला पुलिस, कोई स्त्री है, कोई अपराधी है, अब वो भाग रही है ना, उसको कोई महिला पुलिस वाली भी नहीं तो पुलिस वाले पकड़ नहीं सकता, तो पकड़ सकता, उस परिस्थिति में पकड़ सकता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति है, महिला पुलिस है नहीं, है ना। तो महिला सामान्यतः क्या होगा, किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही क्या की जाएगी, किसी महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। और कोई महिला अगर गिरफ्तार होती और वो कह देती कि वो चलने के लिए तैयार है, तो मान लिया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है ना, ये इसमें दिया हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए इसमें लिखा है ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने वाले के लिए आवश्यक साधनों के उपयोग में ला सकेगा। तो आवश्यक साधन मतलब बल प्रयोग कर सकता है। आवश्यक साधन, जो भी आवश्यक साधन है, अगर कोई अपनी गिरफ्तारी से बचता है या भागता है तो आवश्यक साधन का इस्तेमाल कर सकता है। आवश्यक साधन मतलब कुछ भी हो सकते हैं, जो भी उसके पास आवश्यक साधन है, बल प्रयोग भी कर सकता है। और नीचे देखिए चौथा, तीसरा है, दूसरा था ये तीसरा है। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की
जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने कौन सा अपराध नहीं किया है, मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाला अपराध नहीं है, तो इसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, है ना। ये याद रखना है, इसकी क्या नहीं की जा सकती, मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। पुलिस वाला मतलब आवश्यक साधनों में वो हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भागता है तो उसको गोली मार सकता है, लेकिन अगर ऐसा अपराधी है तब, अगर इससे नहीं है तो उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। अन्य कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है लेकिन मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। हाँ, अगर मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध है, उसका आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, तो इसमें वो उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। अगर ऐसा अपराध है जिसमें मृत्युदंड की सजा होती है या आजीवन कारावास की सजा होती है, तो ऐसे अपराध में वो उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। अगर वो फरार होने वाला है, भागना चाहता है, बल प्रयोग करता है, तो कर सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया पहले जो होता था ना, इनकाउंटर जैसे कहते थे, तो 46(3) यही है ना। 46(3) ये इसको इनकाउंटर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप। इनकाउंटर कौन से सेक्शन में, 46(3) में ही है। इसी के आधार पर पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है, अपवादित परिस्थितियों की सेवाएं किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और जहां ऐसी अपवादित परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर उस प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के जिसके क्षेत्र अधिकार में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी होना है, पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी। तो ये कह रहा है कि महिलाओं को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व, यानी रात्रि में, है ना, रात्रि में मतलब सूरज डूब गया है और उस उदय नहीं हुआ है, दोनों, तो उसके बीच में क्या होता है, रात्रि होती है। तो रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपवादित परिस्थितियों को छोड़कर, है ना, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए गिरफ्तारी आवश्यक भी है, तो फिर वो जो महिला पुलिस अधिकारी, कौन सी पुलिस, महिला पुलिस ही गिरफ्तार करती है ना, तो महिला पुलिस अधिकारी जो है वो किससे अनुमति लेगी, प्रथम वर्ग, ये याद रखना है आपको, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से। जो भी जहां भी गिरफ्तारी हुई है या जिसकी अधिकार क्षेत्रता में क्या हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो वहां का जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा उससे क्या ली जाएगी, लिखित में ये अपनी रिपोर्ट बनाएगी और उससे एक लिखित में क्या लेगी, अनुमति लेगी। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अनुमति, ये भी क्वेश्चन आता है, किसकी अनुमति से गिरफ्तारी होगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अनुमति से गिरफ्तारी होगी, है ना। तो ये गिरफ्तारी के जो तरीके हैं इसमें लिखे हुए हैं, तो इसमें याद रखना है आपको कि शरीर को छुएगा और आवश्यक साधनों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाला अपराध नहीं है तो उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता। और रात्रि के समय किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर गिरफ्तारी करना है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अनुमति से। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखना। अब इसके बाद देखिए सेक्शन जो है 47, सेक्शन जो है 47 है, ये क्या है, यह उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। ये कह रहा है कि भाग क्या, कोई व्यक्ति क्या हुआ है, प्रविष्ट हुआ है, मतलब प्रवेश करा है किसी व्यक्ति ने, प्रविष्ट हुआ है मतलब भाग के छुप जाते हैं ना जो लोग, उनके बारे में है कि कोई व्यक्ति भाग के कहीं और छिप गया, तो उस स्थान की तलाशी के बारे में कह रहा है। प्रविष्ट हुआ, वहां की तलाशी है, सर्चिंग करी जाएगी। कैसे की जाएगी, इसमें भी पहला पॉइंट देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें पहला पॉइंट कहता है, देखिए इसमें पहला पॉइंट कहता है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे आबाद प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। तो ये कह रहा है कौन सा व्यक्ति सुविधाएं देगा पुलिस अधिकारी को, जो भी उसका अधिभोगी है या जो उसमें रह रहा है, अधिभोगी व्यक्ति है
या उसमें निवास कर रहा कोई व्यक्ति है जिसके घर में वो घुसा है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ये कह रहा है कि पुलिस की मदद करेगा। जो भी व्यक्ति गिरफ्तारी कर रहा है ना, सामान्यतः पुलिस ही करती है और अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, मदद करेगा। जो भी व्यक्ति गिरफ्तारी वगैरह कर रहे हैं उनकी मदद करेगा, मतलब उनको प्रवेश करने देगा, उनको रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उनकी मदद करेगा, उनको घर में प्रवेश करने देगा। अगर इनको पुलिस अधिकारियों को लगता है या जो भी गिरफ्तारी कर रहा है व्यक्ति उसको लगता है कि किसी घर में किसी जगह कोई व्यक्ति प्रवेश कर चुका चुका है, छिप चुका है, तो वो क्या करेगा, जो भी अधिभोगी व्यक्ति होगा जो उसमें रह रहा है या उसका निवासी है, उस वो क्या करेगा, वो पुलिस अधिकारी की या फिर जो गिरफ्तारी कर रहा है उसकी जो भी समुचित सहायता है वो सब सहायता करेगा, यानी उसको घर में क्या करेगा, प्रवेश लेने देगा, उसे रोकेगा नहीं। दूसरा देखिए ये क्या कह रहा है, दूसरा कहता है यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और जहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस स्थान का हो या जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति को का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार खिड़की को तोड़कर खोल ले, यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सीधा सीधा कह रहा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जो भी है गिरफ्तारी कर रहा है वो या तो वारंट के अधीन गिरफ्तारी कर रहा है या फिर ऐसा कोई मामला है जिसमें वारंट इशू हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वारंट जब तक इशू कराएंगे तब तक तो वो व्यक्ति भाग जाएगा। तो दोनों ही मैटर में क्या कर सकता है पुलिस अधिकारी, अगर जो पहले वाले मदद कर देता तो ठीक है, अगर मदद नहीं कर सकता तो क्या करेगा जी, तोड़ ताड़ करेगा, है ना, तोड़ेगा, दरवाजे को तोड़ देगा, खिड़की को तोड़ देगा, जहां वो व्यक्ति प्रवेश किया उस घर की तोड़ सकता है, मान लो बगल का कोई घर लगा हुआ है उससे प्रवेश हो सकते तो उधर की भी तोड़ सकता है ना। ऐसा नहीं कि केवल उधर ही की तोड़ेगा, जहां से भी वो प्रवेश कर सकता है वो दरवाजे खिड़की जो तोड़ करके क्या कर सकता है, घुस जाएगा, है ना, घुस जाएगा और उस स्थान की तलाशी लेगा। कब तलाशी लेगा, जब जो पहले वाला व्यक्ति क्या है, आनाकानी करता है, मना करता है, इनकार करता है, तो वो तोड़ के क्या कर सकता है, दरवाजे खिड़की जो भी साधन है, दरवाजे खिड़की दीवार जो भी सब गिरा सकता है वो, तो क्या कर सकता है उसमें वो प्रवेश कर सकता है, तोड़ ताड़ करके प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है ये, तो आप ही जानते हैं। कोई मना करेगा तो पहले तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आपके घर में छुपा है घुसने दीजिए, आप मना करोगे तो क्या करेगा, आपका दरवाजा तोड़ देगा, खिड़की तोड़ देगा, जो भी उसे लगेगा जहां से कोई प्रवेश कर सकता है वहां से तोड़ भी सकता है, और तोड़ के मान लो अंदर गया और आपने कुंडी लगा दी तो तोड़ के बाहर भी निकल सकता है। दोनों ही चीजें हैं, ऐसा नहीं कि केवल तोड़ेगा फिर बाहर निकल, अब वो अंदर गया आपने कुंडी लगा दी पुलिस अधिकारी को तो तोड़ के बाहर भी निकल सकता है, दोनों चीजें कर सकता है ना। परंतु लिखा है देखिए, परंतु ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसी स्त्री की वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो ये एक अपवाद है। तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे उचित सुविधा देगा और कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। अब मान लीजिए कोई स्त्री वाला कमरा है, कोई स्त्री रहती है जो रूढ़ियों के कारण कोई होती ना, पर्दा प्रथा वाली स्त्री सबके सामने नहीं निकलती, तो इस तरीके की कोई अगर स्त्री है या स्त्री मान लीजिए नॉर्मली कि कोई स्त्री का कमरा है जिसमें कोई व्यक्ति प्रवेश किया नहीं है, जो गिरफ्तारी करना है जिस व्यक्ति की, तो स्त्री अगर कोई कमरे में रहती है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, कुल मिला के सूचना देगा कि भैया आपके कमरे की तलाशी लेनी है, आप बाहर निकल जाए, और उचित समय भी देगा उन्हें निकलने का। क्या देगा, उचित समय भी देगा, उचित समय भी देगा। उसके बाद जैसे जो बाहर निकल जाती क्या करेगा, तोड़ के खोल सकता है। अब आप कहोगे कि मान लो नहीं निकले, नहीं निकलेगी तो समय तो दिया है, फिर तोड़ के घुस जाएगा वो। अगर उसको सूचना देती है कोई स्त्री, अगर फिर भी नहीं निकलती तो स्वाभाविक सी बात है वो तोड़ करके घुसेगा उसमें, है ना। ऐसा नहीं कि भैया स्त्री तो नहीं घुसेगा, उसको सूचना दे रहा है, पहला कर्तव्य उसका ये सूचना दे रहा है, टाइम भी दे रहा है 5 मिनट 10 मिनट जो भी है कि भैया आप निकल आओ, और फिर भी नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, तोड़ के घुस जाएगा, है ना, तोड़ के घुस जाएगा। तो ये वाली बात याद रखना, कोई अगर स्त्री वाला है तो पहले उसे सूचना देगा, ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य, सूचना देगा, उसको निकलने का टाइम भी देगा, है ना।
अब मान लीजिए कोई स्त्री नहीं निकल रही है कि भैया, अब मान लो वही छुपाए हुए हैं, वो नहीं निकल रही, तो क्या करेगा? पुलिस अधिकारी ने 5 मिनट का टाइम दिया, नहीं निकला, इससे स्वाभाविक सी बात है कि वो छुपा रही, तो पुलिस अधिकारी तोड़ के घुस सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं घुस सकता, घुस सकता है, क्योंकि सूचना दे दी, समय भी दे दिया, उसके बाद भी नहीं निकलता तो वो तोड़ के घुस जाएगा दरवाजे को। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तारी के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। वही बात मैंने कहा ना, खुद को मुक्त करने के लिए या अन्य व्यक्ति को मुक्त करने के लिए वो तोड़ के बाहर भी निकल सकता है। तोड़ करके क्या, दरवाजे खिड़की को वो अंदर गया, आपने बंद कर दिया किसी तरीके से, या कोई ने तोक लगा दिया, तो वो जैसे तोड़ के गया था अंदर, वैसे तोड़ के बाहर भी आ सकता है। या मान लो वो नॉर्मली गया था, आपने बाहर से कुंडी लगा दी, तो वो क्या करेगा? वो दरवाजा खिड़की तोड़ करके भी बाहर निकल सकता है ना, तोड़कर अंदर भी जा सकता है और तोड़ के बाहर भी निकल सकता है। महिलाओं के बारे में जरूर थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो नॉर्मल गिरफ्तारी जैसे होती है, महिलाओं के लिए वो सूचना दे देगा, उसके बाद क्या करेगा? अगर नहीं होता तो फिर तोड़ करके उसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फिर है 48, सेक्शन 48। अब देखिए सेक्शन 48 क्या कहता है। 48 ये कहता है अन्य अधिकारिताओं में अपराधी का पीछा करना। अन्य अधिकारिताओं में, कहां पे? अन्य अधिकारिताओं में, ऊपर करना। ये क्या कह रहा है? अन्य अधिकारिताओं में, अन्य अधिकारिता, ठीक है, अन्य अधिकारिता में पीछा करना किसी व्यक्ति का। अन्य अधिकारिता में क्या करना? पीछा करना। गिरफ्तारी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पीछा करना। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। तो ये तो आप जानते ही हैं, सेक्शन याद रखना है आपको। कहाँ पीछा कर सकता है? भारत के किसी भी स्थान पर ये पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाता है, फिर अगर सेक्शन भी पूछ सकते हैं कि किस धारा में बताया गया कि कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराधी का जिसको वो गिरफ्तार करने के लिए सक्षम है, भारत की किसी भी सीमा में गिरफ्तार कर सकता है। तो सेक्शन 48 कहता है ना, तो ये भी याद रखना है। जो आपका सेक्शन 48 है, इसको भी क्या करना है आपको? इसको भी याद रखना है कि सेक्शन जो 48 है इसमें बताया गया है, इसको भी आपको याद रखना है कि सेक्शन 48 में बताया गया। अब देखिए 49 सेक्शन क्या कहता है, तो केवल इतना याद रखना है और सेक्शन 48 याद रखना है ना। अब ये कहता है 49, अनावश्यक अवरोध न करना। अनावश्यक अवरोध कैसे संबंधित है? अनावश्यक अवरोध से संबंधित है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। कितना नहीं, निकल भागने के लिए आवश्यक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, पकड़ लेता है वो उसको, तो इतना ज्यादा उसको अवरोध करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है कि वो भाग ना पाए, है ना, बस इतना ही उसकी गिरफ्तारी में इतनी ही आवश्यक है। ये नहीं कि भाई गिरफ्तारी से भागना जाए, बोले हथकड़ी भी लगा दो, बोले रस्सियों से बांध भी दो, बोले, और बोले एक बड़ा सा गोला पहले पहले टांग देते थे ना राजा लोग गले में, बोले वो भी टांग दो, बोले अब कैसे भागेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, केवल इतना जरूरी है कि वो भाग ना पाए। आपने हथकड़ी लगा दी, आपने रस्सियों से जो भी है जितना आवश्यक है उतना ही पर्याप्त है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। किसी व्यक्ति को केवल निकल भागने से रोकने के लिए जितना आवश्यक है, केवल उतना ही अवरोध किया जाएगा, उससे ज्यादा कोई अवरोध नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखना है, कितना अवरोध किया जाएगा? जितना केवल वो भाग ना पाए, किसी व्यक्ति को कि छूट के वो भाग ना पाए, केवल उतना उसको रोका जाएगा, उससे ज्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये 49 कहता है, ये भी याद रखना। 49 है अनावश्यक अवरोध ना करना। अब देखिए सेक्शन जो है 50।
सेक्शन 50 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिया जाना। ये क्या काय से संबंधित है? गिरफ्तारी के आधार वो साथ साथ में जमानत के भी। ठीक है, दोनों आधारों के बारे में बताएगा, व्यक्ति को बताएगा जो जिसकी गिरफ्तारी की जानी है उसकी। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला इसमें जो पॉइंट है वो कहता है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी, कैसे गिरफ्तार करने वाला? वारंट के बिना, वारंट के बिना, ये भी याद रखना। कैसे व्यक्ति को सूचना दी जाएगी? जिसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां, क्या करेगा? उसको जानकारी देना, जानकारी देगा उसको। पूर्ण विशिष्टियां मतलब मामले से संबंधित जो भी घटना, जो भी मामला है जिस लिए उसको गिरफ्तार किया गया है उसकी पूरी की पूरी उसको जानकारी देगा। कैसे देगा? तुरंत जानकारी देगा। कैसी जानकारी देगा? तुरंत जानकारी उसको उपलब्ध कराएगा। जिस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को, है ना। वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें तो पहले ही लिखा ही रहता है सारी चीजें कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, सारी चीजें, है ना। उसमें आधार भी लिखे रहते हैं कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। तो इसीलिए लिखा है कि वारंट के बिना जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उन व्यक्तियों को जानकारी देगा तुरंत। तुरंत का मतलब वही है थाने में लाकर, जैसे गिरफ्तारी हो जाएगी थाने में लाया जाएगा, उसके बाद उसको बताया जाएगा कि भैया उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, उसके जमानत के अधिकार क्या है, अगर वो जमानत देना चाहे तो जमानत दे सकता है, भर सकता है ना। तो इस तरीके की उसे जानकारी दी जाएगी। दूसरा देखिए, जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तला देगा कि वह जमानत पर छोड़ जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूतियों का इंतजाम कर ले। कैसे अपराध में कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? अजमानती, तो ये से भिन्न, अजमानती से भिन्न ही लिखा होगा, क्या लिखा है? जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जमानती अपराध। कौन से अपराध में गिरफ्तार किया उसने? जमानती। अजमानती अपराध से भिन्न अपराध कौन से होते हैं? जमानती अपराध। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अजमानती अपराधों से भिन्न अपराध में गिरफ्तार किया गया है, यानी कि उसको जमानती अपराध उसने किया है, ऐसे अपराध में उससे गिरफ्तार अगर किया गया है तो पुलिस अधिकारी उसको जमानत के अधिकार भी बताएगा कि भाई साहब आपकी जमानत हो जाएगी, थाने से ही हो जाती है, तो थाने से हो जाएगी तो आप बताओ अपनी प्रतिभूतियों का क्या करें, इंतजाम कर ले, है ना। चूंकि अजमानत, जबकि जमानत आपसे कोई पूछे कि भाई जमानत कहाँ से होती है, तो जमानत दोनों जगह से हो जाती, थाने से भी हो जाती है और न्यायालय से भी होती है, दोनों जगह से हो जाती है, थाना से भी होती है और न्यायालय से भी होती है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि थाने में जमानत भर के लोग चले जाते हैं। जो अजमानती अपराध है उसमें थाने से भी हो जाती है, जमानती अपराध, जो जमानती अपराध है उनकी जमानत थाने से भी हो जाती है, लेकिन अगर जमानती अपराध है तो फिर न्यायालय से ही होती है, ठीक है ना, ये भी अंतर है। अगर कोई पूछे कि जमानतें कहाँ से होती है तो दोनों जगह से हो जाती है, लेकिन अगर केवल आपसे पूछे कि अजमानती अपराध की जमानत तो फिर वो न्यायालय से ही होगी, ठीक है ना। जमानती अपराध है तो फिर थाने से ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि पहले से ही जमानती है तो उसमें जमानत दी जा सकती है तो वो थाने से ही हो जाती है। तो दोनों तरीके की हो सकती है, तो ये भी याद रखना आप कि अगर कोई जमानती अपराध है तो उसके जमानत के अधिकारों के बारे में बताएगा, और अगर कोई व्यक्ति जमानत भरने के लिए तैयार है तो जमानत भरवा के क्या करेगा, उसे छोड़ देगा। ये आपका बताया गया है। अब देखिए इसके बाद 50A और जुड़ा हुआ है, इसको मिटा दें। इसके बाद 50 जो है ए और है, ये कहता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का गिरफ्तारी इत्यादि के बारे में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को सूचना देने का दायित्व। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का, किसको? जो भी वो बताए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी दोस्त हो, उसको सूचना देने का कर्तव्य, सूचना देने का दायित्व। ये सूचना से संबंधित, सूचना का दायित्व है ना।
किसका दायित्व है? जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है उसका दायित्व है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को सूचना देना चाहता है, अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देना चाहता है, तो उसको सूचना भेजी जाएगी कि फलाना फलाना व्यक्ति जो भी आपका रिलेटिव है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है इसके बारे में है। देखिए ये कहता है इसका पहला क्लॉज कहता है इस संहिता के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने वाला अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है के संबंध में उसके मित्रों, संबंधियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों में से किसी को जो गिरफ्तारी व्यक्ति द्वारा बताए जाए, नामित किए जाए, तत्काल सूचना देगा। तो क्या कह रहा है? जो इसको गिरफ्तार किया गया उसका मित्र हो सकते हैं, है ना, उसके मित्र हो सकते हैं, उसके अलावा कौन हो सकते हैं? संबंधी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं ना, संबंधी हो सकते हैं उसके, है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कुल मिला के उसका मित्र हो सकता है, संबंध, जिसको भी वो चाहता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ना, जिसको भी वो चाहता है कि उसके मित्र को सूचना दी जाए, उसके संबंधी घर वालों को सूचना दी जाए या अन्य किसी व्यक्ति को सूचना दी जाए, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उस व्यक्ति को क्या करेगा? सूचना, या जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है वो दोनों की बात है, तो वो क्या करेंगे? उस व्यक्ति को सूचना देंगे। जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है उसका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई भी संबंधी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड, दोस्त, जो भी, जिसको भी वो सूचना देना चाहे उसको पुलिस अधिकारी क्या करेगा? तुरंत सूचना उपलब्ध कराएगा। क्या सूचना यही होगी कि आपके फलाने रिश्तेदार हैं, फलाने मित्र हैं, इतने इतने बजे फलाने फलाने अपराध के एवज में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ना, ये इस तरीके की सूचना दी जाएगी। दूसरा कहता है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वो पुलिस थाने में लाया जाता है तत्काल उपधारा 1 के अंतर्गत उसके अधिकारों के विषय में सूचना देगा। देखिए जी, मैंने कहा ना थाने में आता, तो ये कह रहा है उसके अधिकारों के बारे में कब देगा? थाने में आके। थाना जैसे ही लाया जाएगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके, थाने में आके वो क्या करेगा? उसको सूचना देगा। तत्काल का मतलब है थाना। ऐसा नहीं कि सड़क पे गिरफ्तारी हुई तो सड़क पे ही लग जाए वो बोलने की बताओ कौन कौन से मित्र कहाँ कहाँ सूचना भेजना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। तो थाने में लाएगा, थाने में ला के तुरंत फिर जो उसको अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, बताओ भाई साहब किसको आपकी सूचना दें आपकी गिरफ्तारी की, तो जिसका भी वो कहेगा उसको सूचना दी जाएगी, है ना। तो ये याद रखना। तीसरा देखिए इसका क्या कहता है। तीसरा कहता है ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना के तथ्य की प्रविष्टि एक ऐसी पुस्तक में, ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएगी। तो ये कह रहा है जो भी पुस्तक की बात कह रहा है कि जो भी पुस्तक, जिस नाम से भी, तो पुस्तक लिख दिया इन्होंने, है ना। तो जो भी पुस्तक वगैरह होती है जो पुलिस वाले रखते हैं, रोज नामता कहते हैं, उसमें क्या करेंगे? इसको निर्धारित करते हैं, इसको दर्ज करते हैं। तो किसी भी नाम से ज्ञात हो सकती है, तो किसी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भी हो सकती है, या अन्य कोई नाम से हो सकती है। तो नाम पे नहीं जाना, उन्होंने तो सीधा लिखा है कि पुस्तक जो राज्य सरकार प्राधिकृत करे, कोई भी पुस्तक जो पुलिस वाले लिखते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें प्रविष्टि की जाएगी कि फलाने व्यक्ति को इतने इतने बजे फलाने फलाने अपराध में क्या किया है? गिरफ्तार किया। तो उसमें उसकी क्या की जाएगी? प्रविष्टि की जाएगी। पुस्तक में क्या की जाएगी? प्रविष्टि की जाएगी। उसमें लेख किया जाएगा। प्रविष्टि मतलब लिखा जाएगा, लेखा किया जाएगा, यानी लेख किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा, है ना। तो उसमें लेखा करेंगे, उसको लेखवत करेंगे उसको पुलिस वाले। चौथा देखिए, जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति प्रस्तुत किया जाता है उस मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह स्वयं का समाधान कर ले कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उपधारा 2 या 3 की अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है। मतलब भैया जो मजिस्ट्रेट के समक्ष लाते हैं तो मजिस्ट्रेट भी अपने तरफ से कंफर्म कर लेंगे कि आपने ये 2 वाला नियम और 3 वाला, मतलब उसको सूचना दी है कि नहीं दी है ना। सूचना का वो ये भी कंफर्म करेगा, उस व्यक्ति से पूछेगा कि आपको सूचना दी इन्होंने, आपके किसी घर वालों को सूचना दी, वो ये पूछ लेगा। दूसरा इनसे ये भी देखेगा कि जो इनने डायरी दी है ना, वो डायरी लेके पहुंचते हैं, तो वो उसमें डायरी में भी देखेगा कि जो डायरी है उसमें इन्होंने पुलिस अधिकारियों ने प्रविष्टि की है या नहीं की है। तो ये मजिस्ट्रेट भी अपनी क्या करेगा? संतुष्टि करेगा, है ना, संतुष्टि करेगा, इनसे पूछेगा, कंफर्म करेगा बिल्कुल कि भैया इन्होंने ये 2 और 3 का क्या किया, पालन किया है या नहीं किया। ये इसीलिए लिखा है ताकि ये करें मैंडेटरी, पर उनको पता है कि मजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे, नहीं तो वो काय को जानकारी देते, भले नियम बना दो तो देना ही नहीं उन्हें।
उनको पता मजिस्ट्रेट के सामने तो ले जाना पड़ेगा। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे इनसे कि भाई बताओ किसको सूचना दी, तुम्हारे किसी घर वालों को सूचना दे दी, दोस्त मित्र को सूचना दी कि नहीं दी इन्होंने, है ना, इसीलिए इसीलिए जोड़ा गया है। और पुलिस तक तो वो अपनी जो डायरी होता है, पुलिस डायरी वो तो लेके पहुंचते हैं, तो उसमें वो देख ही लेंगे कि भाई इन्होंने प्रविष्टि की है या नहीं की है। तो जो मजिस्ट्रेट का भी कर्तव्य है एक तरीके से वो ये देखे कि ये दूसरे और तीसरे जो क्लॉज इसमें दिया गया है इसका पालन किया गया है या नहीं किया गया। अब देखिए तलाशी है 51 में, तलाशी 51 में क्या है, तलाशी। काय की तलाशी, वही व्यक्ति की तलाशी, गिरफ्तारी जिसकी की गई है, तलाशी, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कह रहा है। तलाशी घर में भी होती है ना, लेकिन ये कौन की तलाशी है, ये व्यक्ति की तलाशी, जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी तलाशी के बारे में है। तो ये सेक्शन भी याद रखना है आपको कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी कितने में, 51। देखिए इसमें पहला क्लॉज ये कहता है, जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तब ये कह रहा है कौन कौन से अपराध हैं। एक तो ऐसे अपराध हैं जिनमें जमानत का उपबंध नहीं है, दूसरे वे अपराध हैं जिनमें जमानत तो होती है लेकिन जो व्यक्ति है वो जमानत नहीं देता या जमानत नहीं भरता या जमानत देने को तैयार नहीं, कुछ भी वजह हो सकती है। तो ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत देने में असमर्थ है, कुछ भी वजह हो सकती है, तब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिकृत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी। तो ये कह रहा है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और फिर वो व्यक्ति किसको सौंपा जाता है, पुलिस अधिकारी को। तो ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको वो व्यक्ति सौंपा जाता है वो क्या करेगा, वो उस व्यक्ति की तलाशी लेगा, केवल कपड़ों को छोड़कर। ये क्या है, कपड़ों को छोड़कर, आवश्यक जो कपड़े हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और जो भी उसके सामान पाया जाएगा, सामान को पाया जाएगा या कोई भी वस्तु पाई जाएगी वो उसको क्या करेगा, जब्त कर लेगा, अभिकृत कर लेगा, उसकी क्या बनाएगा, एक रसीद बनाएगा। रसीद, रसीद बनाएगा उसकी और रसीद बना के क्या करेगा, उसको सौंपेगा, उस पर खुद भी क्या करेगा, हस्ताक्षर। जो भी रसीद बनाई जाएगी उस पर हस्ताक्षर बनाएगा, काय के प्राप्ति के भैया फलानी फलानी चीज आपसे पाएगी, और एक प्रति खुद रख लेता है और दूसरी प्रति उसको दे दी जाती है जिसकी तलाशी ली जाती है। तो रसीद बनाएगा और रसीद बना के उस पर वस्तुएं जो भी पाई जाती हैं, जो भी चीजें पाई गई हैं उसको समस्त चीजों का ब्यौरा लिखेगा उसमें, उस पर हस्ताक्षर करेगा स्वयं, और उसको एक खुद ही रख ली जाती है रिकॉर्ड के लिए और एक उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसके कपड़ों में से या जिसके शरीर पे से कोई वस्तु वगैरह पाई जाती है तो उसको सौंप दी जाएगी। दूसरा कहता है इसका क्लॉज स्त्री वाला है, जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। ये कह रहा है कोई स्त्री की अगर तलाशी लेनी हो ऐसे मामले में तो शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और किसी अन्य स्त्री द्वारा, किसी अन्य स्त्री द्वारा क्या की जाएगी, उसकी तलाशी ली जाएगी। यहाँ ऐसे नहीं लिखा कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, क्या लिखा है, अन्य स्त्री द्वारा। कई बार पुलिस अधिकारी कहते हैं ना कि महिला पुलिस की कमी है, महिला पुलिस अधिकारी नहीं, तो किसी भी अन्य स्त्री को भी बुला सकते हैं कि जब मालूम महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो किसी भी महिला को बुला सकते हैं, है ना, किसी भी महिला को बुला लेंगे, उससे फिर उस महिला की क्या करा सकते हैं, तलाशी करा सकते हैं। लेकिन स्त्री की तलाशी कौन लेगा, कोई स्त्री के द्वारा ही ली जाएगी शिष्टता का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब देखिए 52, आक्रामक आयुधों का अभिकरण करने की शक्ति, 52 है, सेक्शन 52। ये कह रहा है आक्रामक हथियार वगैरह किसी से पाए जाते हैं किसी किसी पे, तो उसको जब्ती के बाद में बात कह रहा है कि आक्रामक आयुधों का अभिकरण, कैसे हथियार हैं, आक्रामक, आक्रामक, आक्रामक है ये, आक्रामक आयुध, आयुध मतलब हथियार आदि,
तो आक्रामक आयुध वगैरह है या हथियार कह लो जिन्हें, कि किसी व्यक्ति के शरीर से या किसी व्यक्ति के पास से कोई हथियार पाया जाता है तो क्या करेगा 52 में उसके बारे में, उसको भी जब्त करेगा। ये लिखा है, वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है, और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता द्वारा अपेक्षित हो। तो ये कह रहा है वो हथियार क्या करेगा, ये जब्त कर लेगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि वो हथियार क्या करेगा, जो भी तलाशी ले रहा है, पुलिस अधिकारी हो सकता है या अन्य व्यक्ति हो सकता है, वो जो तलाशी ले रहा है वो क्या करेगा, उन आयुधों को जब्त कर लेगा। वो क्या करेगा, न्यायालय के समक्ष ले जाएगा या उस अधिकारी के समक्ष ले जाएगा जिसको विधि उसको प्राधिकृत करती है, मतलब जो गिरफ्तारी करनी थी, उसको रिपोर्टिंग जहाँ करनी थी ना, उस अधिकारी के समक्ष या तो न्यायालय ले जाएगा या उसका जो भी वरिष्ठ अधिकारी होता है जहाँ वो रिपोर्टिंग करता है गिरफ्तारी के बाद, उस अधिकारी के समक्ष वो उस व्यक्ति को, मतलब उस सामान को, जो भी हथियार वगैरह है उसको ले जाएगा। व्यक्ति सहित जाते हैं तो व्यक्ति को भी ले जाएगा और उस हथियार को भी पेश करेगा। किसके समक्ष पेश करता है, न्यायालय के समक्ष पेश करता है या उसका जो भी वरिष्ठ अधिकारी होता है जो संहिता के द्वारा प्राधिकृत है। ये तो संहिता के अधीन जो भी अधिकारी है उसका वरिष्ठ जिसके समक्ष वो गिरफ्तारी की रिपोर्टिंग करता है, उस अधिकारी के समक्ष वो क्या करेगा, उस हथियार को सौंपेगा। अब देखिए 53 सेक्शन जो है 53 क्या कहता है। 53 कहता है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सकीय व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा किसके आवेदन पर हो रहा है, पुलिस के आवेदन, याद रखना है, पुलिस के आवेदन पर। आवेदन पर ये मेडिकल याद रखो आप तो, मेडिकल, एक शब्द याद रखो, मेडिकल। कौन करा रहा है, ये पुलिस करा रही है, बस इतना याद रखो। 53 में मेडिकल कौन कराता है किसी अभियुक्त का, पुलिस वाले कराते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि साहब इसका मेडिकल होना आवश्यक है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहाँ मेडिकल की आवश्यकता होती है, तो उन अपराधों में पुलिस अधिकारी जो भी अभियुक्त है उसका क्या कर सकते हैं, मेडिकल करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं डॉक्टर के समक्ष जाके कि भैया इसका मेडिकल किया जाए। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, इसमें इसको और नीचे कर लें थोड़ा, 2-3 पॉइंट है। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज कहता है जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसकी ऐसी परिस्थितियों में किया जाना विकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्राप्त करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना होगा। जी आपको याद रखना, किस रैंक का होगा, उप निरीक्षक। उप निरीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अभी निश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। अब इसमें एक ही चीज आपको याद रखना है, तो एक तो रैंक याद रखना है, कौन सा पुलिस अधिकारी से नीचे का नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से जो रिक्वेस्ट करता है उप निरीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए, एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा ये कह रहा है कि जब मेडिकल किस लिए किया जा रहा है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि उसका मेडिकल करने के बाद उसके साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं ना, कोई साक्ष्य मिल सकता है जो आगे जाके कार्रवाई में उपयोगी होगा, काम में आएगा। तो ऐसा कोई साक्ष्य मिलने के आधार है अगर उनको पुलिस अधिकारी को लगते हैं तो वो क्या कर सकता है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसके जो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो उसके समक्ष वो क्या करा सकता है, उसका परीक्षण की कह सकता है कि इसका परीक्षण किया जाना है, तो उसका परीक्षण करा सकता है। और अगर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या करता है, विरोध करता है, तो उसके साथ बल प्रयोग भी किया जा सकता है। कितना, ये याद रखना है कि जब मेडिकल किया जा रहा है तो क्वेश्चन यही आता है कि उस व्यक्ति के साथ क्या बल प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि अपराधी है और उसके मेडिकल से सबूत मिल सकता है और वो आनाकानी कर रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसीलिए वो मना कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके साथ बल प्रयोग भी किया जा सकता है उसके मेडिकल कराने में, है ना। तो ये याद रखना है, दो चीजें आपको, एक तो बल प्रयोग किया जा सकता है, सेक्शन याद रखना है आपको, और दूसरा ये रैंक याद रखना है कि किस रैंक का पुलिस अधिकारी करा सकता है। तो उप निरीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए, है ना। उप निरीक्षक यानी ASI रैंक का होना चाहिए कम से कम,
उससे नीचे का नहीं होगा, है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, उसके साथ बल प्रयोग भी किया जा सकता है अगर आवश्यक है तो, है ना, जबरदस्ती नहीं, आवश्यक होगा तो। दूसरा कहता है जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री के शरीर की परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। दो बातें कह रहा है कि जब कोई किसी स्त्री का कराना है मेडिकल, इस तरीके की बात है कि कोई स्त्री का मेडिकल कराना है, तो ऐसे में किसी महिला डॉक्टर की द्वारा क्या किया जाएगा, उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, या फिर महिला डॉक्टर के निर्देशाधीन, मतलब उसकी अनुपस्थिति में परीक्षण किया जाएगा, मतलब वो महिला डॉक्टर भी रहेगा। कई बार ऐसा होता है ना, डॉक्टर भी अलग अलग चीजों के होते हैं, हर चीज का तो कोई डॉक्टर होता नहीं एक आदमी। अब मान लो जिस चीज का चेकअप हो रहा है उस चीज का कोई महिला डॉक्टर नहीं, कोई पुरुष है तो पुरुष कर सकता है, लेकिन उसके साथ महिला डॉक्टर रहेगी, है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता है। सामान्यतः तो महिला डॉक्टर ही द्वारा किया जाएगा, या फिर उसके पर्यवेक्षण में, लिखा है ना पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब उसके साथ रहेगी। अगर कोई दूसरा डॉक्टर करता है, कोई पुरुष डॉक्टर करता है और कोई महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है उस तरीके का परीक्षण करने के लिए, तो फिर उसके पर्यवेक्षण में किया जाएगा। कोई भी महिला डॉक्टर हो सकती है, वो जो डॉक्टर परीक्षण कर रहा है उसके साथ में परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा इसका क्लॉज है। परीक्षण आपको, परीक्षा वगैरह में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, परीक्षा में लिखा है जो नॉर्मली चीजें होती हैं, ब्लड का सैंपल लेना, धब्बों, ये सारे जो चीजें होती है, नमूने वगैरह लेना, ये कॉमन चीजें लिखी, तो ये तो नहीं आती क्वेश्चन, और ये मेडिकल टर्म्स वाली चीजें तो ये नहीं पूछी जाती, है ना। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का अर्थ लिखा है कि जो इनकी व्यवसायी जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1966 की धारा 2 जा है उसके अधीन पंजीकृत है, उसको माना जाएगा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। किसी चिकित्सा अर्थ को धारण करता है और राजकीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है, तो ये उसका अर्थ लिखाया गया। तो ये किसकी परीक्षा, किसके आवेदन पर की जा रही थी परीक्षा, 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर की जा रही थी। किसकी परीक्षा हो रही थी, अभियुक्त की, याद रखें किसकी है ये परीक्षा, मतलब परीक्षण किसका है, ये अभियुक्त का है। ये परीक्षण किसका है, अभियुक्त का, यानी आरोपी का। अभियुक्त मतलब आरोपी। ये परीक्षण जो हो रहा था ये किसके परीक्षण की बात कह रहा है, आरोपी के परीक्षण की बात कह रहा है ना। पीड़िता का परीक्षण नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना, पीड़िता का अलग आएगा। ये किसका परीक्षण है, ये अपराधी का परीक्षण है, अपराधी के परीक्षण हो रहा है ना। ये उस व्यक्ति का परीक्षण है जिसने अपराध किया है, जिसके साथ अपराध किया गया उसका परीक्षण नहीं है ये किसका परीक्षण, जिसने अपराध किया है, यानी आरोपी अपराधी का परीक्षण की बात कह रहा है। अब देखिए 53A सेक्शन जो है 53A, ये भी जुड़ा है इसमें। ये कहता है चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बालासंग के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा, ये बलात्कारी का परीक्षण, ये किसका है, बलात्कारी का। वो अभियुक्त का परीक्षण था, ये किसका है, बलात्कारी का परीक्षण। बलात्कारी अकेला, ठीक है, बलात्कारी। तो ये बलात्कारी जो है उसका परीक्षण की बात कर रहा है, इसका परीक्षण, वो अभियुक्त का परीक्षण था। देखिए अंतर रखना, एक में एक पीड़िता का परीक्षण और आएगा, तो तीनों में अंतर याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। वो था 53, 53 था, 53 काय में से संबंधित था, अभियुक्त का। 53 काय का परीक्षण, किसका परीक्षण था, 53 अभियुक्त, अभियुक्त का परीक्षण। ये किसका परीक्षण, ये बलात्कारी का परीक्षण। ठीक है, अंतर दोनों में याद रखना। देखिए इसमें, इसको पढ़ते हैं, इसका पहला क्लोज देखिए। ये कहता है जब कोई व्यक्ति बलात्संग के अपराध को कारित करने या बलात्संग या प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से अपराध करने के साक्ष्य स्पष्ट हो सकते हैं, तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल या स्थानीय निकाय में कार्यरत किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी और ऐसे व्यवसाय की अनुपस्थिति में अपराध स्थल से 16 किलोमीटर की त्रिज्या में किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो किसी उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर या उसके निर्देशानुसार सद विश्वास में उसकी सहायतार्थ कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा करे तो यह विधि सम्मत होगा और इस उद्देश्य के लिए इतना बल प्रयोग कर सकेगा जितना उस उद्देश्य के लिए आवश्यक है। देखिए दोनों में सेम बातें आई हैं, बस इसमें एक चीज आई है कि जो बलात्कारी का जो परीक्षण होगा, पहला तो ये कह रहा है कि उसका जो परीक्षण किया जाएगा वो सरकारी अस्पताल में किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, सरकारी जो अस्पताल है, जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है
और जो सरकार के जो अस्पताल होते हैं उनमें किया जाएगा। और मान लो कहीं किसी स्थान पे अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में 16 किलोमीटर के दायरे में लिखा है 16 किलोमीटर की त्रिज्या में, मतलब 16 किलोमीटर से दूर नहीं ले जाया जाएगा, है ना। 16 किलोमीटर की त्रिज्या में कोई भी जो एरिया हो, त्रिज्या मतलब ऐसा गोला जो भी है एरिया, उस त्रिज्या में जो भी कोई मेडिकल ऑफिसर होगा, जो भी मेडिकल, जो भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होगा, उससे क्या कराया जाएगा, उससे उसका परीक्षण कराया जा सकता है। इसमें भी वही रैंक उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं होगा, उसके आज्ञा से उसके उसके आवेदन पर किया जाएगा, या उसने किसी अन्य को निर्देश दिया हो या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भेजा हो तो उसके आवेदन पर भी किया जा सकता है ना। जरूरी नहीं कि वो खुद जाए, अगर वो किसी अन्य को भेज देता है, अपना आदेश दे देता है, एक रिक्वेस्ट दे देता है तो किया जाएगा। तो इसका क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। और इसमें भी लिखा है कि अगर वो आनाकानी करता है तो इसमें भी बल प्रयोग किया जा सकता है। इसके परीक्षण में भी क्या किया जा सकता है, बल प्रयोग किया जा सकता है। और बाकी जो नीचे लिखे हैं इसमें इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना, ये तो सिंपल जो मेडिकल टर्म्स है वो लिखे हैं, तो उनका डीएनए सैंपलिंग वगैरह, नाम, पते, अभियुक्त की आयु, ये सारी प्रोफाइल ये आपको नहीं पढ़ना है ना, ये कोई ना आते हैं ना पढ़ना, क्योंकि ये मेडिकल वाले शब्द हैं। हाँ, चूंकि स्पष्ट रहे कोई चीज इसीलिए लिख दिए जाते हैं ना, तो इससे अपने कोई मतलब भी नहीं है ना, आपको इसको देखना है। अब ये रिपोर्टों में जो डॉक्टर वगैरह निष्कर्ष के आधार वगैरह लिखता है, ये भी आपको या कुछ नहीं रखना है। स्वाभाविक सी बात है, जब डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है तो अपने निष्कर्ष निकालता है, उन निष्कर्षों के आधार लिखता है कि किस वजह से वो निष्कर्ष निकाल रहा है ना। अपन कोई राय, निष्कर्ष मतलब राय कोई बनाते हैं तो राय के आधार क्या है वो भी तो लिखने पड़ते हैं अपन। अपनी अगर कोई राय है तो उस राय के आधार क्या है, किस वजह से हमारी राय ऐसी है, किसने अपराध किया है कि नहीं किया है, क्या है क्या नहीं है, तो वो राय के जो आधार होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। इसके अलावा परीक्षण का समय भी लिखा जाता है, कब परीक्षण प्रारंभ हुआ और कब परीक्षण समाप्त हुआ। डॉक्टर ये भी लिखता है कि कितने बजे से प्रारंभ किया और कितने बजे समाप्त हुआ और कितना समय लगा। तो ये सारी चीजें पूर्ण डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं। अब पांचवा जरूर आपको याद रखना है, इसका जो पांचवा सब क्लॉज है, ये कहता है पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय बिना विलंब की उस रिपोर्ट को अन्वेषण अधिकारी को प्रेषित करेगा, जो उसे धारा 173 में वर्णित मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, जो इस धारा की उपधारा 5 के खंड काम में वर्णित दस्तावेजों का एक भाग होगा। अब यही क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, अन्वेषण अधिकारी को। ये याद रखना, किसको भेजेगा, अन्वेषण अधिकारी। कोई भी लाया हो, कोई भी पुलिस लाया हो, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट बना के किसको भेजेगा, अन्वेषण अधिकारी को। जो अन्वेषण किया है ना जिसने मामले का, उस अधिकारी को क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट भेजेगा। डॉक्टर किसको भेजता है रिपोर्ट, डॉक्टर डायरेक्ट न्यायालय में नहीं भेजता है ना, डॉक्टर तो उसको भेजेगा जो अन्वेषण अधिकारी है। तो अन्वेषण अधिकारी को क्या करेगा, वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा। ये याद रखना, किसको रिपोर्ट भेजता है डॉक्टर, अन्वेषण अधिकारी। भले ही अन्वेषण अधिकारी ने किसी अन्य को भेज दिया हो कि जाके करा लो, लेकिन वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, अन्वेषण अधिकारी को ही भेजेगा। तो डॉक्टर किसको भेजता है रिपोर्ट, अविलंब, मतलब जितना भी समय लगता है उसको छोड़ दो, बाकी अविलंब तुरंत क्या करेगा। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन बाद 4 दिन नहीं, जैसे ही वो उसका जांच वगैरह पूरी हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी वैसे ही वो क्या करेगा, अन्वेषण अधिकारी को सूचना देगा कि भैया रिपोर्ट आपकी बन गई है, आ जाओ ले जाओ, या उसको भेजेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, तुरंत अन्वेषण अधिकारी को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, उसको भेजेगा। और अन्वेषण अधिकारी क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात है, अन्वेषण अधिकारी तो न्यायालय को ही भेजेगा, तो अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट क्या करेगा, न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। अब देखिए सेक्शन 54 क्या कहता है। 54 कहता है चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण। चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण, किसका परीक्षण है, गिरफ्तार व्यक्ति का। वहां भी था गिरफ्तार व्यक्ति, यहाँ भी गिरफ्तार व्यक्ति। अब अंतर क्या है, यहाँ खुद कहेगा, यहाँ पुलिस वाले करा रहे हैं, ये अंतर है बस। यहाँ पे पुलिस वाले करा रहे हैं कि भाई इसका मेडिकल कराओ, कोई साक्ष्य मिल सकते हैं 53 में। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ वो अभी तो खुद चाहता है कि इसका मेडिकल हो, है ना। कि कभी कभी लड़ाई वगैरह हो जाती है ना तो वो कराते हैं, तो वो वाले ये चाहते हैं कि भैया उनका खुद का मेडिकल कराया जाए, तो ऐसे व्यक्ति हैं। यहाँ पुलिस वाला चाहता है कि इसका मेडिकल हो, यहाँ वो व्यक्ति जो अभियुक्त है वो चाहता है ना। वो व्यक्ति है जो किसको गिरफ्तार किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है जो अभियुक्त है, वो खुद चाहता है कि उसका मेडिकल हो। वो कितने में, 54। तो इसको भी याद रखेंगे। ये कह रहा है पहला, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा तथा यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा।
ये कह रहा है किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा, उसका मेडिकल किया जाएगा। परंतु भी है इसमें, परंतु जहाँ की गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है तो उसके शरीर का परीक्षण, ये तो सीधी बात है, महिला की जैसा में क्या कहला जाएगा, किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा या उसके पर्यवेक्षण में किया जाएगा, ये कॉमन बात है। ठीक है। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का इस प्रकार परीक्षण करने वाला चिकित्सकीय अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर किसी क्षति या हिंसा के चिन्ह और अनुमानित समय जब ऐसी क्षतियां या चिन्ह कारित किए गए थे का उल्लेख करते हुए अभिलेख तैयार करेगा। तो ये कभी कभी चोट वगैरह लड़ाई दंगे वाले जो मैटर होते हैं उसके बारे में कह रहा है कि जब वो व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका मेडिकल करा जाएगा। वो भी चोट के वगैरह के निशान वगैरह होते हैं ना, उसके बारे में फिर डॉक्टर जो है क्या कराएगा, सारे के सारे ब्यौरे बनाएगा। अब ये कह रहा है तीसरा, जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षण किया जाता है तब यथा स्थिति चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। यहाँ याद रखने वाली बात है आपको कि जो 54 के 3 के तहत जो कह रहा है कि गिरफ्तारी की जो रिपोर्ट वो पुलिस क्या कहते हैं डॉक्टर बनाता है, वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा, वो गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपेगा, या उसको सौंपेगा गिरफ्तार व्यक्ति को, या उसके वो किसी अन्य को सौंप के बताता है कि फलाना जो रिश्तेदार है उसको दे दो, तो उसको सौंपेगा, है ना। या तो गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपेगा या इसके निर्देशाधीन ये किसको भी दिलाना चाहता है तो एक प्रति उसको भी सौंपी जाएगी, एक प्रति इसको भी दी जाएगी, एक प्रति किसको दी जाएगी, जो गिरफ्तार करने वाला जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको दी जाएगी, या वो किसी अन्य को दिलाना चाहता है, उसके रिश्तेदार है, मित्र है, जो भी है तो उसको दी जाएगी, है ना। एक प्रति इनको भी दी, पुलिस को तो दी जाती है एक प्रति किसको दी जाएगी, इनको भी दी जाएगी। ये याद रखने वाली चीज है, आपको जब खुद कराता है स्वाभाविक सी बात है एक प्रति उसको दी जाएगी। 54A और है इसमें शिनाख्त, ये शिनाख्त है, पहचान। शिनाख्त या पहचान किसे कहते हैं, शिनाख्त मतलब पहचान, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त या पहचान। किसकी पहचान है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की। ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है जहां किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान कराना आवश्यक हो तो ऐसे पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की प्रार्थना पर सक्षम न्याय क्षेत्र वाला न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं की पहचान किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से कराने के लिए उस विधि अनुसार जैसा न्यायालय उचित समझे निर्देश दे सकता है। ये कह रहा है कि जब कोई मामला ऐसा है कि जहां पहचान किया जाना आवश्यक है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करेगा कि साहब इसकी पहचान कराई जाए, वो मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकता है उस पुलिस अधिकारी को पहचान के मामले में। परंतु लिखा है, परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला मानसिक या शारीरिक, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का लिखा होगा, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त करने के लिए ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए पूर्व सुविधापूर्ण हो। तो ये कह रहा कोई मानसिक विकार वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी जो जांच वगैरह है, उसकी शिनाख्त वगैरह है, वो किसके द्वारा की जाएगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण। तो यहाँ पे न्यायिक ही मजिस्ट्रेट होगा, है ना। कौन करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब कैसा व्यक्ति हो, पागल वगैरह है, कोई थोड़ा कम बुद्धि का है, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो फिर किसके द्वारा की जाएगी इसकी शिनाख्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ऊपर में लिखा है मजिस्ट्रेट, तो उसमें तो दोनों ही है, चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी ले सकता है, न्यायिक से भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई कैसा व्यक्ति पागल टाइप का व्यक्ति है तो उसकी शिनाख्त वगैरह की बात है तो फिर केवल कौन करेगा, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट बताएगा किस तरीके से उसके पर्यवेक्षण में, उसकी निगरानी में क्या किया जाएगा, उसकी शिनाख्त की जाएगी। परंतु एक और इसमें परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ये वीडियोग्राफी का भी एक जोड़ दिया उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है तो फिर उसकी क्या की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, वीडियो भी बनाया जाएगा। ठीक है।
शिनाख्त पर एविडेंस में है, एविडेंस का सेक्शन कौन सा है, 9, है ना, ये भी याद रखना आपको। तो ये किससे अनुमति लेगी, ये प्रक्रिया बनाया गया है। हालांकि शिनाख्त परेड तो आपने देखा है, उसमें लिखा है कि कोई भी कर सकता है, पुलिस वाले भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, आसाम, है ना, कोई भी किसी के द्वारा भी की जा सकती है। यहाँ क्या कह रहा है कि वो अनुमति लेगा, तो ये प्रक्रिया के लिए जोड़ा है कि भैया पुलिस वाले अपने हिसाब से सबको लपेट ना दें, है ना, इसलिए कर तो कोई भी सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बताएगी आप ऐसे करेंगे। कर कोई भी सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया बताए कि आप इस प्रक्रिया का फॉलो करोगे, इस प्रक्रिया का पालन करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से करोगे जो प्रक्रिया बताइए कि साहब आप मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लीजिए, मजिस्ट्रेट आपको बताएगा, है ना। तो ये एक प्रक्रिया बता दी गई किस तरीके से आप लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से करो, जैसा रास्ता हमने तुम्हें दिखाया वैसे जाओ। जा सकते हो तुम मार्ग पे पहुंच जाओगे, लेकिन जैसा रास्ता हमने बताया वैसे ही वैसे जाना है तुम्हें, ऐसा नहीं कि सीधे छलांग लगा दोगे, जो रास्ता दिया वैसे ही जाओ, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए 55 है सेक्शन 55, सेक्शन जो 55 है वो कहता है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। ये कह रहा है कि जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है, कैसे, वारंट के बिना किसको नियुक्त करता है, अपने जूनियर को, अधीनस्थ को, अधीनस्थ को, अधी क्या लिखा है, गलत लिखा, अधीनस्थ लिखना था, अधीनस्थ को क्या करता है, नियुक्त करता है, अपने अधीनस्थ को क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। तो उसके बारे में प्रक्रिया लिखा हुआ है। पहला देखिए क्या कहता है, पहला कहता है जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं, अन्यथा मतलब खुद ना करके अपने जूनियर को भेज रहा है, गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिससे ऐसी गिरफ्तारी किया जाना हो, उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा। यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वैसे आदेश दिखा भी देगा। सिंपल सी बात है कि ये कह रहा है कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर को क्या करता है, गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो वो एक लिखित आदेश देगा उसको, है ना, लिखित में आदेश देगा। कैसा देगा, लिखित, लिखित में एक आदेश देगा, उसमें पूरी डिटेल बताएगा। तो जब जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने उसका नाम होगा, पता होगा, किस अपराध है ना, तो उसको सारी डिटेल वगैरह बताएगा, और वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जाके जिसको अधीनस्थ जो है वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, उसको बताएगा, वो जो जो उसको लिखित में मिला है आदेश, वो आदेश दिखा देगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको बताएगा उसके क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर व्यक्ति कहता है कि भैया आदेश दिखा, तो वो आदेश को दिखा देगा उस व्यक्ति को, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई खास नहीं है ये। दूसरा कह रहा उपधारा एक की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो कहते हैं धारा 41 की जो शक्ति है किसी पुलिस अधिकारी की, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये जो धारा है वो किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन जो शक्ति दी गई है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 41 में क्या था, धारा 41 में है आपका क्या था, वारंट के बिना गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारी की वारंट के बिना होगा। 41 में था आपका पुलिस के वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती, वही है। तो ये कह रहा है पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये जो धारा है 41 के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब क्या हो रहा है, इसका यहाँ लिखने का क्या मतलब हो रहा है, मतलब यही हो रहा है कि अगर वो जो पुलिस अधिकारी, जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जो गया है, अगर उसको लगता है कि इस वाले अपराध हैं, वो आनाकानी जो भी कर रहा है, तो वो ये धारा के अधीन उसको गिरफ्तार कर सकता है। फिर ये ऐसा नहीं कि लिखित आदेश होगा, जो होगा वो होगा, उसकी जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई अपराध है 41 वाला, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार स्वयं ही कर सकता है। कारण के बिना वो क्या कर सकता है, उस पुलिस अधिकारी को स्वयं को, उस अपराधी को स्वयं ही क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है।
55A और देख लीजिए, देखिए सेक्शन 55A, ये स्वास्थ्य सुविधा, ये सेक्शन सेक्शन याद रखना है आपने। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी सुरक्षा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी सुरक्षा के बारे में कह रहा है कि अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देखरेख करे। तो ये पुलिस वालों का कर्तव्य है कि जिसको भी गिरफ्तार किया गया है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या करें, ये जिम्मेदारी लेंगे। मतलब अगर इनको कुछ हो जाता है तो जिसकी भी कस्टडी में होता है वो पुलिस अधिकारी बिक जाता है। इसीलिए कई बार पुलिस अधिकारी, कोई अपराधी पकड़ा, खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो जबरन अपनी जिम से पैसा खर्च करके इनको खवाते हैं, क्योंकि खा लो, क्योंकि मतलब मरमरा गया, उनकी कस्टडी में वो मरमरा गया तो पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं, है ना। तो ये उसी की बात कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी है क्या करेगा, उनके स्वास्थ्य की और सुरक्षा की क्या करेगा, ध्यान रखेगा। उनका कर्तव्य है कि ये जो भी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा की क्या करे, ध्यान रखे, है ना। जबरन इसीलिए पुलिस अधिकारी मारते समय भी आजकल, पहले तो अलग था लेकिन अब अलग है, तो देखते हैं कि भैया इतना भी नहीं मारो कि भाई मर जाए। तो इस तरीके की पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है फिर वही क्या होता है, वही उसमें दोषी होता है। तो ये पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। केवल सेक्शन याद रखना आपको, स्वास्थ्य और सुरक्षा, किसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी। इसमें कितने बचे हैं, 2-3 और बचे, पूरे देख लीजिए। देखिए 56 देख लीजिए अब, 56, सेक्शन 56, सेक्शन 66, 56 क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर अधिकारी के समक्ष ले जाना, है ना। तो सिंपल हेडिंग में क्लियर हो गया पूरा के पूरा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको कहाँ ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकता है, या फिर कहाँ ले जाया जा सकता है, पुलिस थाने के वारसादक अधिकारी के समक्ष, पुलिस थाने के वारसादक अधिकारी, ठीक है। पुलिस थाने के वारसादक अधिकारी कहाँ कहाँ ले जाया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति को, देखिए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये कहता है वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के वारसादक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा। तो जो पुलिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, उसका क्या कर्तव्य है, वो इस व्यक्ति को कहाँ कहाँ ले जा सकता है, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकता है या पुलिस थाने के वारसादक अधिकारी के समक्ष ले जा सकता है। जो अधीनस्थ होगा ना वो कहाँ ले जाएगा, या तो जो भी पास होता है वो वहीं ले जाते हैं अधिकतर। तो अगर मजिस्ट्रेट पास होता है तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, या फिर सीधे कहाँ ले जाएंगे, पुलिस थाने के वारसादक अधिकारी के समक्ष ले जाते। तो इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ खास नहीं है। 57 देखिए, गिरफ्तार किए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना। तो ये भी याद रखना सेक्शन। ये कहता है केवल इसमें जो अनावश्यक जो आने जाने का जो समय उसको निकाल करके किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो अगर वारंट के अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस अपने निरोध में नहीं रख सकती। कौन से व्यक्ति, जो वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए, वारंट के बिना जो गिरफ्तार, जो वारंट के साथ गिरफ्तार किए गए उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो गिरफ्तारी किए गए हैं तो उसमें तो 24 घंटे वाली बात आती नहीं है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि उन व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ता है ना। चाहे न्यायालय के, जिसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों का में उचित तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि 24 घंटे से अधिक उसे निरुद्ध नहीं रखेंगे। मतलब 167 में रिमांड है, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाकर रिमांड लेनी पड़ेगी। हाँ, मजिस्ट्रेट रिमांड ले लेता है तो दे देता है तो बात अलग है, अगर नहीं देता है तो जो भी केवल यात्रा का समय वगैरह होता है उसको घटा करके, मतलब उसको जोड़ा नहीं जाता है ना, उसको नहीं जोड़ा जाता, तो उसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तुरंत उसको, इसलिए पुलिस वाले तुरंत गिरफ्तार करके क्या करते हैं, रिमांड पे लेने जाते हैं। तो रिमांड लेना पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट रिमांड दे देता है तो बात अलग है, नहीं देता है तो 24 घंटे से अधिक उसे निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। 58 देखिए, सेक्शन 58 कहता है पुलिस का गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना। पुलिस रिपोर्ट किसको करेगी,
ये पुलिस के लिए इसलिए जोड़ा गया है कि पुलिस मनमानी गिरफ्तारी ना कर सके। पता रहे ना जिले में कितनी गिरफ्तारी वगैरह हो रही है, उसके बारे में है कि पुलिस गिरफ्तारी की रिपोर्ट किसको करेगी, रिपोर्ट पुलिस द्वारा रिपोर्ट काय की रिपोर्ट है, गिरफ्तारी की रिपोर्ट करेगी पुलिस। देखिए क्या कह रहा है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड अधिकारी को अपने अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या ना ली गई। तो कौन कौन से अपराध में, जो वारंट के अगर अधीन है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जब वारंट तो न्यायालय ही इशू करता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, तो वहां तो सूचना देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के वैसे ही ज्ञान में नॉलेज में है। तो ये कह रहा है कि कौन से अपराध में जो वारंट के बिना गिरफ्तार की जाती है, किस किस को सूचना देगा, बस ये याद रखना है, जिला मजिस्ट्रेट, और अगर उपखंड है तो उपखंड मजिस्ट्रेट, है ना, बस उपखंड में उपखंड मजिस्ट्रेट, इन दोनों को सूचना, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको इनको सूचना दी जाएगी, चाहे उसकी जमानत हो गई हो या ना हो गई हो, ताकि इनके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि भैया किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस अपनी मनमानी ना कर पाए, नियंत्रण रहता है ना, इसीलिए। तो इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों को इनको सूचना देनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को। तो ये याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अधिकारी किसको रिपोर्ट देंगे, किस धारा में, धारा 58 में रिपोर्ट देते हैं, किस किस को दे सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, जैसी भी स्थिति होती है उसको रिपोर्ट दी जा सकती है। 59 देखिए, सेक्शन 59 क्या कहता है। 59 कहता है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। क्या है ये, उन्मोचन है, उन्मोचन मतलब छोड़ना, कहाँ लिखा है उन्मोचन, उन्मोचन का अर्थ क्या होता है, छोड़ देना। ये कह रहा है पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन उसके उसी उसी के बंद पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका बंद पत्र भरवाकर मजिस्ट्रेट उसका उन्मोचन उसके बंद पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा। या तो बंद पत्र भरवा लिया गया, उससे बॉन्ड भरवा लिया गया है, या उसको जमानत हो गई है, या कोई मजिस्ट्रेट ने उसको छोड़ने का आदेश दे दिया है, तभी उसको छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। किन किन आदेश, कैसे बॉन्ड भरवा सकते हैं, बॉन्ड भरवा लिया है उससे, या फिर उसकी जमानत हो गई है, या फिर मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है उसको छोड़ने का, तो इन तीनों आधारों पर उसको क्या किया जा सकता है, उसका उन्मोचन किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। उन्मोचन का अर्थ ये नहीं होता कि दोष मुक्ति होगी, हाँ अगर दोबारा उसके बारे में साक्ष्य मिलेंगे तो उसका विचारण उसी अपराध में हो जाएगा, है ना, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे ट्रायलों में। तो ये कह रहा है अगर बॉन्ड भरवा ली है, जमानत है, मजिस्ट्रेट ने अगर आदेश दे दिया तो इन तीन आधारों पर उसे छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। 60वां देखिए, सेक्शन 60। 60 कहता है निकल भागे ने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। तो कैसा व्यक्ति है, निकल भागा व्यक्ति, मतलब पुलिस वाले ने पकड़ा था, उसकी अभिरक्षा से भाग गया, ऐसा व्यक्ति। इसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या छुड़ा लिया गया है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में से वह निकल भागा है, छुड़ा लिया गया है, उसका तुरंत पीछा करता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर। तो ये कह रहा है कि अगर कोई जो अपराधी है निकल के भाग गया या उसको छुड़ा लिया गया, तो पुलिस अधिकारी उसका कंटिन्यू पीछा कर सकता है। मतलब भारत में ऐसा नहीं कि केवल बिहार हो जाएगा, वो पूरे भारत में घूम सकता है उसका पीछा करने के लिए, जहां जहां उसको लगता है वो व्यक्ति है, तो भारत के किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। अगर उसकी कस्टडी से निकल के भागा है तो उसका कहाँ तक पीछा कर सकता है, भारत के कोने कोने में। आप तो ये मान लो कि भारत के कोने कोने में वो उसका पीछा कर सकता है और वहां से उसको गिरफ्तार भी कर सकता है अगर उसकी कस्टडी से निकल भागा है कोई व्यक्ति तो। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी ना हो। तो क्या कह रहा है, धारा 47 जो हमने पढ़ा उसी की प्रोविजन इसमें भी, इसकी गिरफ्तारी में भी लागू होंगे। 60A और देख लीजिए इसमें। इसमें बस आपको याद रखना कि भारत के किसी भी स्थान में वो पीछा कर सकता है, ऑल इंडिया में पीछा कर सकता है और उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। 60 इकाई से संबंधित है, गिरफ्तारी का कठोरता से संहिता के अनुसार पालन की जाएगी। तो गिरफ्तारी का कैसे पालन किया जाएगा, कठोरता से। ये बस इतना ही सब ध्यान रखना है इसमें कि जो गिरफ्तारी की जाएगी, इसमें लिखा है कोई भी गिरफ्तारी संहिता के उपबंधों के अनुसार या गिरफ्तारी को उपबंधित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के सिवाय नहीं की जाएगी। तो क्या कह रहा है, कोई भी गिरफ्तारी संहिता के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी
या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के सिवाय नहीं की जाएगी। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, जो इस संहिता में बताई गई है उसी के अनुसार क्या की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी और उसका कठोरता के साथ पालन किया जाएगा। बस इतना ही, केवल हेडिंग याद रखना है, इसकी तो 60 याद रखना है आपको, हेडिंग अकेली याद रखना है। ठीक है, बाकी जो अपना जो समन है ये अपन मंडे से पढ़ेंगे, समन वगैरह वाला जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर जो है अपन मंडे से पढ़ेंगे। ठीक है।